हेलो एवरीवन। आज हम रिटर्न्स टू स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जो कारक के प्रतिफल थे उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, यानी रिटर्न्स टू ए फैक्टर था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम पैमाने के प्रतिफल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैमाने के प्रतिफल होते क्या है। समय को हम दो भागों में बांट सकते हैं साधनों की परिवर्तनशीलता के हिसाब से। एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। तो जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं उनका संबंध दीर्घकाल से होता है, और दीर्घकाल के अंदर उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। चाहे आप भूमि की बात करें, चाहे आप लेबर की बात करें, चाहे आप कैपिटल की बात करें, इन उत्पादन के सभी साधनों के अंदर जो परिवर्तन किया जा सकता है। तो जब सभी साधनों के अंदर परिवर्तन पॉसिबल है तो उस अवस्था के अंदर जो उत्पादन के सभी साधन है, जब उन सभी साधनों को एक ही अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेबर और कैपिटल ले रहे हैं, यहाँ पर एक एक दो दो तीन तीन, यानी हम एक साथ जितनी मात्रा लेबर की बढ़ा रहे हैं उतना ही मात्रा जो हम कैपिटल की भी बढ़ा रहे हैं। तो जब हम एक साथ एक समान अनुपात में सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल के बारे में आपको मुख्य रूप से दो ही बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है, और इसके अंदर सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन जो होता है उसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अब हम पैमाने के जो प्रतिफल है उसकी परिभाषा देखते हैं। कोत्सवाइनी के अनुसार पैमाने के प्रतिफल शब्द का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। जब उत्पादन के सभी साधनों के अंदर एक समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल उस अवस्था के अंदर उत्पादन फलन किस प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। Q इज ए फंक्शन ऑफ L एंड K, हेयर L इज लेबर एंड K इज कैपिटल। तो उत्पादन वो लेबर और कैपिटल पर निर्भर करता है। अब हम उत्पादन के अंदर चेंज करते हैं, तो चेंज करने से क्या होगा, हम लेबर के अंदर भी एम अनुपात में परिवर्तन करते हैं और कैपिटल में भी हम अनुपात के अंदर परिवर्तन करते हैं, यानी दोनों के अंदर एक समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। तो उसके कारण उत्पादन में परिवर्तन होकर के Q1 हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पहले वाला उत्पादन था उसके परिणाम उसके जो तुलना के अंदर जो बाद में यानी Q1 है उसके अंदर जो चेंज है उसके आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कि पैमाने के समान प्रतिफल है, घटते प्रतिफल है या बढ़ते प्रतिफल है। तो Q1 बटा Q इक्वल टू एम। एम का मतलब यहाँ हम एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करें। जैसे मान लीजिए हमने उत्पादन के साधनों में 2% की वृद्धि की और उसके कारण उत्पादन में भी 2% की वृद्धि होती है। उत्पादन में भी 2% की वृद्धि होती है, तो उस अवस्था के अंदर पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरा, अगर Q1 यानी हम उत्पादन के अंदर जो परिवर्तन करते हैं, सपोज कि हमने 2% उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया, उसके मुकाबले जो Q1 है, Q1 का मतलब जो बाद वाला उत्पादन है Q1 बटा Q। Q क्या है यहाँ पर, पूर्व का उत्पादन, और Q1 वो वर्तमान उत्पादन। तो जब हमने 2% वृद्धि की साधनों में तो उसकी वजह से इस उत्पादन के अंदर 2 से कम प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो जब कभी भी वर्तमान उत्पादन का अनुपात पूर्व अनुपात जो होता है, पूर्व से जो उत्पादन होता है, उन दोनों का जो अनुपात अगर हम निकालते हैं और वो जिस अनुपात में साधनों में परिवर्तन किया जाता है उससे कम होता है, तो ऐसी अवस्था में पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और अगर Q1 बटा Q ग्रेटर देन M, यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं, अगर वर्तमान उत्पादन और पूर्व उत्पादन का अनुपात M उस साधनों के अनुपात से अधिक होता है, तो उस अवस्था के अंदर साधन का बढ़ता प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम उत्पादन फलन की सहायता से भी ये पता लगा सकते हैं कि जो पैमाने के प्रतिफल है वो समान है, पैमाने के घटते प्रतिफल है या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल है।
अब इसी चीज़ को आप जो है टेबल के द्वारा देखते हैं। इसके अंदर हम जो है 2 प्रकार के साधन ले रहे हैं, एक तो श्रम और दूसरा पूँजी, और दोनों ही परिवर्तनशील है। यानी दोनों ही साधनों के अंदर हम जो है चेंज कर सकते हैं, और हम दोनों साधनों के अंदर जो है एक समान अनुपात में चेंज करेंगे। तो श्रम की मात्रा हमने 1 से लेकर के 8 तक ली है, और पूँजी की मात्रा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक ली गई है। तो तीसरा जो हमारा कॉलम है उसमें हम देखते हैं श्रम और पूँजी में प्रतिशत वृद्धि। यानी इन दोनों के अंदर हमने जो है कितना परसेंटेज चेंज किया है। तो इन दोनों के अंदर हम जो है एक समान अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल में तभी जो है वो अप्लाई होते हैं जब सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर हम श्रम की मात्रा के अंदर देखते हैं कि कितना चेंज हुआ। चेंज जो होता है वो निकालने के लिए हमें जो होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो पूर्व की मात्रा है 1, उसके बाद परिवर्तन कितना होता है 1 का, तो 1/1 गुणा 100, तो कितना आ गया 100%। इसी प्रकार इसमें आप देखते हैं पूर्व की मात्रा कितनी है 2, परिवर्तन लेते हैं आप ऊपर, परिवर्तन कितने हुआ 2 से बढ़कर के 4 हो, यानी 2 का परिवर्तन बटा पूर्व की मात्रा गुणा 100। तो इस प्रकार से इसमें भी 100% का परिवर्तन हो रहा है। तो उत्पादन और के जो साधन है श्रम और पूंजी दोनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन। जब 2 से बढ़कर के 3 हुआ तो कितने का परिवर्तन हुआ 1 का, बटा पूर्व का जो वो पूर्व की मात्रा है वो कितनी है 2 गुणा 100, तो ये 50% आ गया परिवर्तन। तो ये सेम जो है इसमें भी इतना ही होगा। तो इस प्रकार से हम सभी जो उत्पादन के साधन हैं उन साधनों के अंदर जो एक समान अनुपात में चेंज करते चले जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, टेबल को श्रम की मात्रा 1 से 8 तक ले लीजिए, और उसके बाद में जो पूंजी की मात्रा उसको आप 2 की टेबल जो है वो 8 तक ले लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज चेंज आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लेते हैं कुल उत्पादन। जब हमने 1 श्रम और 2 पूंजी की मात्रा लगाई उस अवस्था के अंदर प्रोडक्शन 10 का। जब हमने 2 श्रम और 4 पूंजी की मात्रा लगाई प्रोडक्शन 30 का। इसके बाद 60, 80, 100, 110, 120 और 125। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे पास में प्रोडक्शन के डाटा आ जाते हैं। अब हम प्रोडक्शन में परसेंटेज चेंज निकालते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि निकालने के लिए वही अपने पास में तरीका है। सबसे पहले अपन चेंज देखते हैं कि 10 से बढ़कर के 30 हुआ, तो चेंज कितना हुआ 20 का, बटा पूर्व की मात्रा कितनी है 10 गुणा 100, यानी 200% की वृद्धि हुई। इसके बाद 30 से 60 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये जो पूर्व की मात्रा है वो 30, और परिवर्तन कितने का हुआ 30 का गुणा 100, तो ये जो 100% आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है ये निकालते चले जाते हैं। तो हमारे पास में ये जो है कुल उत्पादन में जो प्रतिशत वृद्धि है वो आ जाती है। अब नेक्स्ट हमें करना है, अब हम कंपेयर करेंगे कि उत्पादन के साधन है उन साधनों में हमने किस अनुपात में परिवर्तन किया, और कुल उत्पादन में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ। यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेज से यहाँ से आपने उत्पादन के साधनों में 100% की वृद्धि की, तो उत्पादन 200% बढ़ा। नेक्स्ट में आपने जो है उत्पादन के साधनों में जो है 50% की वृद्धि की, उत्पादन 100% बढ़ा। यानी जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, अगर कुल उत्पादन है उस उत्पादन में उससे अधिक प्रतिशत वृद्धि होती है, तो उस समय जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट अब आप इधर देखते हैं कि जब श्रम और पूंजी में 33% की वृद्धि की गई, तो उत्पादन में भी 33% की वृद्धि होती है। जब श्रम और पूंजी की मात्रा में 25% की वृद्धि की गई, तो कुल उत्पादन में भी 25% की वृद्धि होती है। तो इस अवस्था के अंदर जब हम श्रम की चौथी और पांचवी इकाई लगाते हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिस अनुपात के अंदर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया हो रहा है, उसी अनुपात के अंदर जो है कुल उत्पादन में भी परिवर्तन हो रहा है। तीसरी जो है यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ हमने उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि की, लेकिन उत्पादन में केवल 10% की वृद्धि होती है। यहाँ पर हमने उत्पादन के साधनों में 16% की वृद्धि की, लेकिन उत्पादन में उससे कम वृद्धि होती है, केवल 9% की वृद्धि होती है। और लास्ट के अंदर हम जो है उत्पादन के साधनों में 14% का इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन के अंदर केवल 4% की वृद्धि हो रही है।
तो ये छठी, सातवीं और आठवीं इकाई जब आप श्रम और उसके साथ में पूंजी लगाते हैं, तो उस अवस्था के अंदर कारक के जो है वो घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये जो समान प्रतिफल लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। यहाँ पर जो है घटते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें जो है उत्पादन के साधनों के में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, अगर उसके मुकाबले उत्पादन में अधिक वृद्धि हो रही है तो बढ़ते प्रतिफल, अगर दोनों के अंदर इक्वल एक्सचेंज हो रहा है तो समान प्रतिफल, और अगर उत्पादन के साधनों में अधिक प्रतिशत वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन में कम प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो उस अवस्था के अंदर जो है पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं वो होते क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो अब हम एक-एक करके इन तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दीर्घकाल में जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, उसके कारण उत्पादन में अगर उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उत्पादन के सभी साधनों में हमने 5% की वृद्धि की, लेकिन उसके कारण उत्पादन में जो है 10% की वृद्धि होती है, तो उसे हम जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा है उसकी वजह से उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो ये जो अवस्था होती है, ये साधन पैमाने के जो है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था होती है। अब हम पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है उसके कारण क्या होते हैं। पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है उसका कारण होता है कि पैमाने की जो बचतें होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं तो हमें कुछ आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त होती है, और इसके साथ साथ जो है आंतरिक और बाहरी हानियां भी हमें प्राप्त होती है। तो अगर बचतों की संख्या ज्यादा है हानियों की संख्या से, तो उस अवस्था के अंदर जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो जब उत्पादन के पैमाने के अंदर वृद्धि की जाती है, तो उसके कारण जो होता है साधनों की अविभाज्यता, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि से प्राप्त होने वाली जो बचतें होती है वो अधिक मात्रा में होती है, और जिसकी वजह से जो है उत्पादन के जो है बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये जो बचतें और हानियां है, इसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार पहले पैमाने के प्रतिफल करने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ताकि ये पता चल जाए कि पैमाने की बचतें हैं वो क्या होती है और पैमाने की हानियां हैं वो क्या होती है। तो हमें जब कभी भी ये लगता है कि जो इकोनमीज है वो ज़्यादा है और जो डिस इकोनमीज है उनकी संख्या कम है, तो उस अवस्था के अंदर जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये बचतें कौन कौन सी होती है, ये जो है आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब हम इसी चीज को रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि ली है, 5%, 10%, 15%, 20% और 25%। और ओ वाई एक्स के ऊपर हमने जो उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ली है, 5, 10, 15, 20, 25%। प्रारंभ के अंदर जो है 10% जो है साधन लगा करके हम जो है 15% प्रोडक्शन ले रहे थे, लेकिन उसके बाद हम जो है उत्पादन के अंदर साधन है उसके अंदर केवल 5% की वृद्धि करते हैं, लेकिन उसके कारण उत्पादन के अंदर जो है उससे अधिक अनुपात में जो है 10% की वृद्धि होती है। तो इस अवस्था को हम जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के अंदर ये जो हमारा ओ क्यू जो उत्पादन फलन है, ये जो है ओ वाई अक्ष की तरफ झुकता हुआ मिलता है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि उत्पादन के जो साधन है उनमें केवल 5% की वृद्धि करते हैं, उसके कारण उत्पादन के अंदर 10% की वृद्धि होती है। तो ये जो रेखा चित्र है ये उत्पादन के जो पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है उस अवस्था को दिखा रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जब नोट्स बना करके मेरे पास में भेजते हैं, तो वो विद्यार्थी जो होते हैं डायग्राम बना तो देते हैं लेकिन डायग्राम की एक्सप्लेनेशन नहीं करते। तो सभी विद्यार्थी जब कभी भी आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आप अवश्य कीजिएगा। इसके बाद है पैमाने के समान प्रतिफल। दीर्घकाल में जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, उसके कारण उत्पादन में भी अगर उसी अनुपात से वृद्धि होती है, तो उसे अवस्था के अंदर पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि यदि उत्पादन के जो साधन है उसमें 10% की वृद्धि की जाती है और उसके कारण उत्पादन के अंदर भी 10% की वृद्धि होती है, तो उस अवस्था के अंदर जो है पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो हमें पैमाने के प्रतिफल समान है, घटते या बढ़ते हैं, उसके लिए हमें जो है उत्पादन के जो साधन है उनमें प्रतिशत परिवर्तन और उसके कारण उत्पादन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के बाद ये पाते हैं कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है, अगर उसी अनुपात के अंदर उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उस अवस्था के अंदर पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त होने के कारण क्या है कि जो हमारे पास में बस्ते हैं, बस्ते दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक और दूसरी बाहरी। तो आंतरिक और बाहरी बस्तों की जो मात्रा है वो आंतरिक और बाहरी जो हानियां है, क्योंकि हानियां भी दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक और दूसरा बाहरी। तो अगर आंतरिक और बाहरी हानियों की संख्या भी बराबर है तो उस अवस्था के अंदर जो पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये आप एक बार पैमाने की बस्त और पैमाने की हानियों का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। इसके बाद आप इसका रेखा चित्र भी देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने उत्पादन के साधनों में जो है प्रतिशत वृद्धि ली है और ओ वाई के ऊपर हमने उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ली है। तो प्रारंभ के अंदर जो है 10% उत्पादन के साधन लगाए जा रहे हैं और 10% के ऊपर ही हम जो है उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। जब साधनों की मात्रा 10 से बढ़ा करके 20% कर दी जाती है तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन भी जो है 10 से बढ़ करके 20% हो जाता है। तो इस प्रकार उत्पादन में भी 10% की वृद्धि होती है और साधनों में भी 10% की वृद्धि होती है। तो उस अवस्था को है हम पैमाने के समान प्रतिफल कहते हैं। तो उस अवस्था के अंदर ये जो उत्पादन फलन की रेखा है, ये जो होती है बिल्कुल जो है 45 डिग्री के एंगल पर होती है, यानी 45 डिग्री का कोण बनाती है। और जिस भी रेखा चित्र के अंदर 45 डिग्री का कोण बनता है वो जो है एक समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। इसके बाद पैमाने के घटते प्रतिफल। दीर्घकाल में जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उसके कारण उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उस अवस्था को हम जो है पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उत्पादन के साधनों में हमने 10% की वृद्धि की लेकिन उत्पादन में केवल 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसे जो है हम पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर उत्पादन में जो होने वाली वृद्धि है वो उत्पादन के साधन में होने वाली वृद्धि के अनुपात में कम है। अब पैमाने के जो घटते प्रतिफल है उसके कारण क्या है वो देखिए। पैमाने के जो घटते प्रतिफल है उसका कारण होता है कि पैमाने की जो बस्तें होती है, आंतरिक और बाहरी बस्तें होती है, उसके मुकाबले जब हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो पैमाने की जो हानियां होती है उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो जब हानियों की मात्रा बस्तों की मात्रा से अधिक होती है तो उस अवस्था के अंदर जो है पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और पैमाने में वृद्धि के कारण जो हानियां है उसके अंदर यातायात की लागत में वृद्धि हो जाती है, कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है, श्रमिकों की कुशलता में कमी आती है और प्रबंधक जो होते हैं उनकी जो हानियां है यानी मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है बड़े पैमाने का, तो उसकी हानियां भी प्राप्त होने लगती है। तो इसके कारण जो होते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। तो अगर इकोनॉमीज इक्वल टू डिस इकोनॉमीज समान प्रतिफल, अगर इकोनॉमीज ज्यादा है डिस इकोनॉमीज से तो बढ़ते प्रतिफल, और अगर इकोनॉमीज की संख्या कम है यानी बस्तों की संख्या कम है डिस इकोनॉमीज के मुकाबले, यानी जो हानियां है उसकी संख्या ज्यादा है, तो पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो हमें केवल ये देखना है कि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज है उनकी जो मात्रा है वो अगर जो है उसका कंपेयर करेंगे, अगर दोनों बराबर है तो पैमाने के समान प्रतिफल, अगर इकोनॉमीज की मात्रा ज्यादा है तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, अगर इकोनॉमीज की मात्रा कम है तो पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब आप इसी चीज को रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं जो पैमाने के घटते प्रतिफल है। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है उत्पादन के साधनों की जो मात्रा है उसमें वृद्धि को प्रतिशत वृद्धि को लिया है और ओ वाई अक्ष के ऊपर हमने उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि को लिया है।
जब उत्पादन के साधनों के अंदर जो है 15 से बढ़ा करके 25% यानी 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके कारण उत्पादन के अंदर जो है 15 से बढ़ करके केवल 21% की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार साधनों में 10% की वृद्धि करने से उत्पादन जो है उसके अंदर केवल जो है 6% की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार उत्पादन के अंदर अगर साधनों के मुकाबले कम प्रतिशत वृद्धि होती है, तो उस अवस्था के अंदर जो है पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर जो ये ओ की उत्पादन रेखा है, ये ओ एक्स अक्ष की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है। ऐसे भी हो सकती है, ये ओ ऐसे भी हो सकती है। जैसे-जैसे ये जो है वो ओ एक्स की तरफ चलती जाएगी, वैसे-वैसे जो उत्पादन के अंदर होने वाली वृद्धि में गिरावट होती चली जाएगी। इसके साथ अपना जो ये वीडियो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।